नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर की क्लास में। हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल, जिसके अंतर्गत भारत के भूगोल के अंतर्गत हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पढ़ रहे हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के संदर्भ में हमने पिछले कई सारे चैप्टर में बात कर ली है। दामोदर घाटी की परियोजना की बात कर ली है हमने। इसके अलावा टिहरी बांध परियोजना, सिंधु नदी और गंगा नदी के ऊपर जितने भी बांध बनाए गए हैं उन सभी की बात कर ली। आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है नहर परियोजना के बारे में बताएंगे, जिसको विश्व की सबसे लंबी नहर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। आइए उस नहर परियोजना को हम समझते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट नहर परियोजना है ये। इस नहर परियोजना को इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये विश्व की सबसे लंबी नहर परियोजना है, जिसमें एक आप यकीन कीजिए इस बात का कि इस नहर के माध्यम से जो हिमालय का पानी है, हिमालय की बर्फीले पानी को यानी कि ग्लेशियर्स के पानी को राजस्थान जैसे सूखे और बंजर क्षेत्र में ला करके संभववाद का उदाहरण पेश किया गया है। आपने ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ा होगा जो निश्चयवाद और संभववाद और नवनिश्चयवाद, नियतिवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद, इसकी अवधारणा को पढ़ा होगा आपने। फ्रांसीसी अवधारणा संभववाद ये कहती है कि प्रकृति के सामने मनुष्य बड़ा है, यानी कि मनुष्य के पास संभावनाएं मौजूद है। वो जी चाहे जो कर सकता है, उसकी पसंद के अनुसार वो कुछ भी कार्य कर सकता है। लेकिन आलोचकों का क्या कहना था कि ऐसा नहीं है। लेकिन इस नहर के माध्यम से, इस नहर को बनाने के बाद यहाँ पर मानव ने सिद्ध कर दिया है कि मानव के लिए प्रकृति कोई आड़ नहीं है, मानव चाहे जो कर सकता है। मानव ने यहाँ पे क्या किया है, हिमालय के जो ठंडे ग्लेशियर्स है, वहाँ से जो बर्फ़ पिघल करके नदियों के रूप में पानी समुद्रों में जाता था, उस समुद्र के पानी को नहर के माध्यम से राजस्थान के मरुस्थल, बंजर मरुस्थल जैसे क्षेत्र में ले जा करके वहाँ हरियाली पैदा की है। वहाँ पे कृषि और उद्योग धंधे, कृषि जनित कई सारे जो है कार्यों, क्रियाकलापों को, आर्थिक क्रियाकलापों को उन्नत बनाने में मदद की है। तो इस परियोजना को पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। राजस्थान से संबंधित जितनी भी एग्ज़ाम्स है, उन सभी एग्ज़ाम्स में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। इंडिया लेवल की कोई एग्ज़ाम है, उसमें इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी का अगर कोई पार्ट है तो उसके अंदर बहुउद्देशीय परियोजनाओं के संदर्भ से इसमें से क्वेश्चन आता है। तो हम जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चनों को पुटअप करते हुए आज के इस लेक्चर में आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं। तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को हम पढ़ रहे हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है ये सबसे पहले बीकानेर के एक शासक हुआ करते थे। बीकानेर रियासत थी, उसके एक शासक थे जिसका नाम था शार्दुल, महाराजा शार्दुल। इनका शासनकाल रहा 1943 से लेकर के 49 तक, यानी कि बीकानेर रियासत के महाराजा थे। इनके काल में यहाँ पर बीकानेर में एक चीफ इंजीनियर थे इनके, जिनका नाम था कंवर सेन। क्या नाम था उनका? कंवर सेन। बहुत इम्पोर्टेंट है। इस नहर परियोजना के जो जन्मदाता है वो इन्हीं को माना जाता है। इन्हीं ने इस नहर परियोजना को का प्रस्ताव दिया था। तो कंवर सेन जो इनके राजा थे शार्दुल, उन्होंने इनको बुलाया और कहा कि अपने राज्य में पानी की कमी है, तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए या तो कोई नहर परियोजना बनाइए या फिर ऐसा कोई विचार दीजिए जिसके माध्यम से हमारे बीकानेर राज्य को हम कृषि के क्षेत्र में उन्नत बना सके। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी तब। इनकी किताब का नाम क्या है? बीकानेर राज्य को पानी की आवश्यकता। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि कंवर सेन की पुस्तक का नाम बताइए। बीकानेर राज्य को पानी की आवश्यकता। इस किताब को इन्होंने लिखा और इस किताब में एक अवधारणा दी जिसके माध्यम से इन्होंने बताया कि वहाँ से इस तरीके से बांध बना करके और पानी यहाँ पर लाया जा सकता है। तो इन्होंने सरकार से अनुरोध किया, भारत सरकार से अनुरोध किया, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया। तो इनके अनुरोध के बाद 1958 और दिन था कौन सा? 31 मार्च का। 1958 31 मार्च को
भारत के तत्कालीन गृह मंत्री, भारत के उस समय के गृह मंत्री जिनका नाम था गोविंद वल्लभ पटेल, गोविंद वल्लभ पटेल उस समय के भारत के गृह मंत्री थे। इन्होंने इनकी इस परियोजना का शिलान्यास कर दिया, यानी कि स्टार्ट कर दिया, इनकी परियोजना को शुरू कर दिया। कहाँ से शुरू किया देखिए, अब इसको समझना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसके बाद समझेंगे। लेकिन इतना आप याद रख लीजिए कि गोविंद वल्लभ पटेल ने इसका शिलान्यास किया। प्रश्न पूछ लिया जाता है, तारीख आप याद कर लेना। इसके बाद 2 नवंबर, पहले हम आपको थोड़ी सी थ्योरेटिकल बता देते हैं, फिर हमको आपको मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। 2 नवंबर 1984 को 1984 इंदिरा गांधी की डेथ के कुछ दिनों बाद इस नहर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। वैसे इस नहर को जब शुरू किया गया था तो इस नहर को राजस्थान नहर के नाम से शुरू किया गया था, राजस्थान नहर। बाद में बदल के क्या कर दिया गया था, 1984 में इस नहर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया था, इंदिरा गांधी नहर। इतनी बातें आपको याद रह जाएगी। तो हम आगे चलते हैं, कुछ और बातें हैं जिनको हम डायग्राम के माध्यम से अब समझेंगे, ये नहर क्या है, कैसी नहीं है। चलिए अब देखिए, अब सबसे पहले क्या है, इधर से एक नदी आ रही है जो एक बड़ी नदी है, और यहाँ से एक नदी आती है हिमाचल प्रदेश व्यास कुंड के आसपास से, जिसको कहते हैं व्यास नदी, और इस नदी को कहते हैं सतलज नदी। ये तिब्बत से आ रही है, ठीक है, तिब्बत में राक्षस ताल, पिछले वीडियो में हमने देख लिया था इसके संदर्भ में क्या बातें थी। तो ये दोनों नदी जहाँ आकर के मिलती है, उसके आगे थोड़ा सा यहाँ पर एक बैराज बनाया गया, बैराज बोले तो एक बांध बनाया गया है। उस बांध के पीछे इन दोनों नदियों का पानी इकट्ठा हो जाता है यहाँ, ठीक है। इस बांध को नाम दिया गया है हरि के बैराज। क्या नाम है इसका, हरि के बैराज। कहाँ बना हुआ है गुरुजी? ये बना हुआ है पंजाब में। कहाँ है ये? पंजाब में। कौन सी जगह पर? फिरोजपुर में, ठीक है, फिरोजपुर पंजाब में इसको बनाया गया है। चलिए फिर आगे इसमें से पानी जो छोड़ा जाता है वो वापस उसी नदी के रूप में, सतलज नदी के रूप में कहाँ चला जाता है? पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में, ठीक है, वहाँ इसका पानी चला जाता है। इस नदी के ऊपर जो ये बांध बनाया गया है, ये बांध थोड़ा सा विवादास्पद भी है, लेकिन इस पे जो है विवाद का पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सिंधु नदी जल समझौता आपने पढ़ा हुआ है, 1960 में हुआ था, जिसके अंतर्गत क्या बात कहेगी, ऊपर की 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा। ऊपर की 3 नदियों से मतलब मेरा सिंधु, झेलम और चिनाब से है। नीचे की 3 नदियाँ जो है व्यास, सतलज और रावी, इन तीनों नदियों का 80% पानी भारत यूज़ करेगा। तो उसी के संदर्भ में ये बांध बनाया गया है। तो इस बांध से नहर निकाली गई है, ठीक है। अब मैं यहाँ राजस्थान का नक्शा बनाने की कोशिश करता हूँ, आप समझना उसको नक्शा, ठीक है। चलिए ये इतना सा काफ़ी है हमको, ये नहीं, इतना सा नक्शा हमको काफ़ी है। तो देखिए इस बांध से नहर निकाली गई है, एक नहर निकाली गई है, जिस नहर को किस नाम से जाना जाता है? इस नहर को जाना जाता है राजस्थान फीडर नहर के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान फीडर। अब परीक्षा में पूछ लिया जाता है, नहीं भी पूछ लिया जाता तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि फीडर का मतलब क्या होता है। भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमने नहर पढ़ लिया लेकिन फीडर को नहीं पढ़ा। फीडर क्या होता है? देखिए फीडर का मतलब होता है नहर को जोड़ने वाला। क्या? फीडर का मतलब होता है नहर को, पानी को जोड़ने वाला। फीडर का मतलब ऐसा होता है फीड कराना, यानी कि किसी को कुछ प्रोवाइड कराना, देना। तो क्या है, हरि के बैराज से यहाँ पानी पहुँचाया जाना। इसके बीच में जो भी क्षेत्र है उस क्षेत्र को इससे कुछ नहीं मिलने वाला, पानी नहीं मिलने वाला, सिंचाई के लिए भी नहीं मिलेगा, पेयजल के लिए भी नहीं मिलेगा। यानी कि बीच का जो क्षेत्र है वो इसके पानी का उपयोग नहीं कर सकता। ये पानी डायरेक्टली कहाँ आएगा? जहाँ पर इसको पहुँचाया जा रहा है। तो इस फीडर नहर को, राजस्थान फीडर को, नहर को यहाँ तक लाया गया। हनुमानगढ़ की एक टीबा तहसील है, वहाँ से ये राजस्थान में एंटर करती है और यहाँ तक इसको लाया गया। ये एक जगह का नाम है, इसका नाम है मसीतावली, मसीतावली हेड। ये है आपकी
हनुमानगढ़ में। यानी कि राजस्थान फीडर जो नहर है उस नहर का पानी कहाँ तक लाया गया, मसीतावली हेड तक। यहाँ तक इस नहर को किस नाम से जाने जाते हैं, राजस्थान फीडर नहर के नाम से जाना जाता है, जो 204 किलोमीटर की लंबाई में है। कितनी लंबाई है इसकी, 204 किलोमीटर। राजस्थान फीडर नहर की लंबाई कितनी है, 204 किलोमीटर, जिसमें से पंजाब और हरियाणा में यह नहर 169 किलोमीटर बहती है। बाकी राजस्थान की एक ही राज्य में जिले में बह रही है भाई, राजस्थान के हनुमानगढ़ में ये नहर 35 किलोमीटर बहती है। ठीक है, 169 में से पंजाब में लगभग 150 किलोमीटर है और 19 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र हरियाणा के हिस्से में। ठीक है, इतनी बातें आप याद रख लीजिएगा इसमें। अब देखिए, ये राजस्थान फीडर नहर यहाँ तक आती है, लेकिन जो इस नहर का जो कार्य पूरा किया गया था, कार्य जो इसके प्रस्ताव किया गया था कार्य का, वो 2 चरणों में रखा गया था। एक चरण में इसका कार्य पूरा नहीं हुआ, 2 चरणों में इसका कार्य पूरा हुआ था। तो पहले चरण के बाद जो है, पहले चरण की बात कहाँ तक थी, यहाँ तक। राजस्थान के बीकानेर राज्य में एक जगह है जिसका नाम है सत्तासर। क्या नाम है, सत्तासर, या पूगल के नाम से भी जिसको कई किताबों में लिखा हुआ है। सत्तासर तक इस नहर को लाए जाने की योजना थी। ठीक है, सत्तासर तक ये इस नहर को लाए जाने की योजना थी और इस नहर की जो लंबाई यहाँ तक हो जाती है 393 किलोमीटर हो जाती है। इस पूरी नहर की लंबाई यहाँ तक 393 किलोमीटर हो जाती है, यानी कि 204 किलोमीटर तो राजस्थान फीडर की लंबाई है और 189 किलोमीटर इसकी लंबाई है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ आने के बाद क्या होगा, प्रथम चरण का कार्य पूरा हो गया। ठीक है, लेकिन इसके बाद आवश्यकता महसूस की गई कि भाई जैसलमेर जैसे सूखे राज्यों को भी इससे पानी मिलना चाहिए, तो दूसरे चरण का कार्य भी शुरू किया गया और दूसरे चरण में इस नहर की लंबाई बढ़ा करके कहाँ तक कर दी गई, इस नहर की लंबाई कर दी गई मोहनगढ़ तक, मोहनगढ़ जैसलमेर तक। इस नहर को बढ़ा दिया गया। अगर मेरे मुंह से नदी निकल जाए तो आप नहर समझिएगा उसको, जैसलमेर, मोहनगढ़ जैसलमेर तक इस नहर की लंबाई बढ़ा दी गई। और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि जहाँ तक राजस्थान फीडर नहर है, मसीतावली हेड से मोहनगढ़ तक, इस नहर को मुख्य नहर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, मुख्य नहर के नाम से इस नहर को जाना जाता है। मुख्य नहर के नाम से इस नहर को जाना जाता है। तो इसकी टोटल लंबाई है 445 किलोमीटर, 189 को इंक्लूड करके। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की इसकी लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर। यानी कि अब हम ये देख सकते हैं कि इस दूसरे चरण की जो है कितनी लंबाई है, तो दूसरे चरण की लंबाई के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 445 में से 189 घटा देना पड़ेगा। तो घटा दीजिए आप, कितना होता है, 256 तकरीबन ये आता है। तो 256 किलोमीटर लंबाई में दूसरे चरण का कार्य इसमें पूरा किया गया। इसके बाद इसकी एक उपशाखा और निकाली गई है जो बाड़मेर में गडरा रोड तक जाती है। गडरा रोड बाड़मेर तक जाती है, गडरा रोड बाड़मेर तक जाती है इसकी एक शाखा। तो गडरा रोड बाड़मेर तक इसकी एक शाखा जाती है जिसको बाबा रामदेव शाखा के नाम से जाना जाता है। पहले इसको बरकतुल्ला खां के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा आप। जहाँ आखिरी स्टेज है इसकी गडरा रोड उसको कहते हैं, इसको 0 पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 0 पॉइंट यानी कि इसका आखिरी छोर। इतनी बातें आपको याद रह जाएगी। दोबारा देख लेते हैं। हरि के बैराज सतलज और व्यास नदी के संगम पर बांध बना हुआ है, वहाँ से नहर निकाली गई। राजस्थान फीडर जिसको नाम दिया गया, राजस्थान फीडर की कुल लंबाई 204, 169 पंजाब हरियाणा में, राजस्थान में 35 किलोमीटर। मसीतावली हेड तक आती है, हनुमानगढ़ में है। मसीतावली हेड से लेकर के मोहनगढ़ तक इसको मुख्य नहर के नाम से जाना जाता है। मसीतावली के बाद सत्तासर नाम का एक जगह है बीकानेर में, वहाँ तक प्रथम चरण का कार्य पूरा कर लिया गया था। यानी कि 393 किलोमीटर, 189 प्लस 204, 393 किलोमीटर पहले चरण में कार्य पूरा हो गया था। और बाकी जो 256 किलोमीटर का कार्य है वो दूसरे चरण में पूरा किया गया। यानी कि मुख्य नहर की कुल लंबाई जो है कितनी है, 445 किलोमीटर। इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाने वाला। हमने देख लिया इसकी लंबाई कहाँ से कहाँ तक कितनी है। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद बात करते हैं हम
इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो इसके बाद हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट बातों की। चलिए, फीडर नहर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। मिटाने के बाद जो है इसके बाद की हम बातें करते हैं कुछ। चलिए, अब देखिए, इस नहर से जो राजस्थान नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, इसके उपनाम भी आप याद कर लीजिएगा। उपनाम भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, नहीं भी पूछे जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। इसके उपनाम देखिए, इसको राजस्थान नहर तो बोलते ही हैं, राजस्थान नहर। वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर बोलते हैं, इंदिरा गांधी नहर। इसका IGNP भी नाम है, यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी इसका नाम है। इसके अलावा इसको कहते हैं मरुगंगा, या इसको कहते हैं राजस्थान की जीवन रेखा। ये इसके कुछ उपनाम हैं जिनको भी आप याद रख लीजिएगा। 4-5 उपनाम है इसके, ये इंपॉर्टेंट नाम है। कई नाम, इन नामों से भी आपको मिल सकती है। राजस्थान केनाल, अंग्रेजी में भी कहते हैं इसको राजस्थान केनाल। चलिए, अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातों को और गौर कर लेते हैं उन पर। देखिए, इस नहर में 7 जो है लिफ्ट नहरें बनाई गई है। कितनी? 7 लिफ्ट नहरें। लिफ्ट नहरों का मतलब क्या होता है? और इसकी कुछ शाखाएं भी है, 8 शाखाएं भी हैं इसकी। 8 शाखाएं नहीं, 8 नहीं, 9 शाखाएं हैं। 9 शाखाएं और 7 लिफ्ट नहरें इससे बना। एक उपशाखा भी बनाई गई जो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, गडरा रोड वाली। ठीक है, लिफ्ट नहरें किसको कहते हैं गुरुजी? लिफ्ट नहरें ऐसी नहरों को कहते हैं जहां जिन नहरों में पानी जो है मोटरों के माध्यम से उठा करके डाला जाता है। लिफ्ट नहरें ऐसी नहरों को कहते हैं जिसमें पानी मोटर के माध्यम से उठा करके, यानी कि ऊपर चढ़ा करके और डाला जाता है। क्यों डाला जाता है गुरुजी? देखिए, आपने राजस्थान का नक्शा देखा होगा, समझिए इसको, ये राजस्थान है। ठीक है, इस राजस्थान में यहाँ बीचों बीच में आपने देखा होगा क्या है? अरावली पर्वतमाला है। तो जहाँ जहाँ पर्वत होते हैं, ध्यान रखना, तो पर्वत के इधर की नदियाँ किधर जाती है? इधर। और इधर की नदियाँ किधर जाती है? इधर। ठीक है, तो जहाँ पर्वत होता है वहाँ से उसके दोनों तरफ ढलान की भूमि होती है। लेकिन ये नहर यहाँ है, इधर है ना नहर, ये यहाँ तक है। तो ये नहर इधर है, तो इधर तो इसमें क्या है? ढलान है। लेकिन इधर की तरफ क्या है भाई? इधर की तरफ ऊंचाई है ना। तो इधर की तरफ जितनी भी नहरें हैं इसकी, उन नहरों को लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है, यानी कि उनमें पानी को उठा करके डाला जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी लिफ्ट नहर के माध्यम से। तो लिफ्ट नहर कौन कौन सी है और शाखाएं कौन कौन सी है, इन सभी को हम देख लेते हैं। देखिए, इसकी 7 लिफ्ट नहरें हैं। 7 लिफ्ट नहरों के अलग अलग नाम हैं और उनके दूसरे नाम भी है, यानी कि पहले उनका कुछ और नाम था, वर्तमान में किसी एक महापुरुष के नाम पर उनका नाम बदल कर रख दिया गया है। तो हमको आपको दोनों नाम बताएंगे, कौन से नाम से पुरानी जानी जाती थी, वर्तमान में उसको किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहली लिफ्ट नहर है जो, उसको जाना जाता है चौधरी कुंभाराम, चौधरी कुंभाराम आर्य। इसका पहला नाम जो था वो था नौहर साहवा, नौहर साहवा इसका नाम था। कुंभाराम चौधरी कुंभाराम आर्य इसको नाम दिया गया है। ठीक है, ये जो है ये हनुमानगढ़, इसके अलावा चूरू और हनुमानगढ़, चूरू और इसके अलावा झुंझुनू, इन 3 जिलों में क्या है? ये सिंचाई सुविधा और पेयजल उपलब्ध कराती है। ठीक है, देखिए ये यहाँ से निकाली गई है हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ होती हुई यह नहर कहाँ जाएगी? पहले चूरू में, और चूरू के बाद कहाँ जाएगी? ये झुंझुनू में। यहाँ हनुमानगढ़ है ऐसा, हनुमानगढ़ के बाद ये चूरू आता है बड़ा सारा, और यहाँ पर एक छोटा सा जिला है झुंझुनू। तो इन तीनों जिलों में ये जाती है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रह जाएगी। ये नंबर 1 है, चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, नौहर साहवा इसका पुराना नाम था। ठीक है, दूसरी लिफ्ट नहर कौन सी है गुरुजी? दूसरी लिफ्ट नहर का नाम है कंवरसेन लिफ्ट नहर। कंवरसेन
लिफ्ट नहर, इन सभी के आगे आप लिफ्ट नहर लिख लीजिएगा। कंवरसेन लिफ्ट नहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? लूणकरणसर। ठीक है, लूणकरणसर झील है वहां पे एक, लूणकरणसर झील के नाम से किसको जाना जाता था? इस नहर को जाना जाता था। और कंवरसेन लिफ्ट नहर इसका नाम बदल करके कर दिया गया है। ये किस किस को जो सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है सर? ये सिंचाई सुविधा कराती है उपलब्ध गंगा नहर, श्री गंगा नहर, इसके बाद बीकानेर आपका, और बीकानेर के बाद नागौर। ठीक है, 3 जिले हैं, इन 3 जिलों को ये क्या करवाती है? सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। यानी कि गंगानगर से निकाली गई है, गंगानगर यही है, यहाँ से ये रह करके फिर बीकानेर में आती है, बीकानेर के बाद ये नागौर में जाती है। ध्यान रखिएगा, ये नहर जो है ये सबसे लंबी नहर है। इसकी जो शाखाएं हैं उन शाखाओं में सबसे लंबी शाखा है, जो अकेली सबसे लंबी है। ठीक है ना, अकेली सबसे लंबी। वैसे अगर सबसे लंबी शाखा बात की जाए तो ये है, यानी कि इसकी उपशाखाएं और कुछ नालियां वगैरह छोटी मोटी नहरें मिला करके सबसे ज़्यादा लंबाई इसकी हो जाती है, 644 के आसपास इसकी लंबाई है। लेकिन अगर एक अकेली की बात की जाए, जो अकेली नहर है, उस नहर की बात की जाए तो सबसे लंबी नहर ये है, कंवरसेन नहर। चलिए नंबर 3 नहर का नाम है पन्नालाल बीरूबल, पन्नालाल बारूपाल। क्या नाम है? पन्नालाल बारूपाल नहर का नाम है। और ये नहर जो है कहाँ, इसका पुराना नाम क्या था? गजनेर। गजनेर लिफ्ट नहर इसका पुराना नाम था, वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया है? पन्नालाल बारूपाल नहर, जो किस किस में जाती है? बीकानेर में और नागौर में। यानी कि बीकानेर से इससे निकाली गई है, ये बीकानेर से यहाँ बीकानेर आ जाता है, बीकानेर से कहाँ जा रही है? ये नागौर में। इतनी बातें याद रह जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो 4 नंबर की जो नहर है, 7 नहरें हैं कुल। पहली चौधरी कुंभाराम आ रही है, दूसरी कंवरसेन, तीसरी पन्नालाल और चौथी है वीर तेजाजी नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, जिसका पुराना नाम क्या था? जिसका पुराना नाम है बागड़ सर, जिसका पुराना नाम क्या है? बागड़सर नहर। और ये केवल बीकानेर में ही बहती है, यानी कि ये सबसे छोटी नहर है इसकी। ठीक है, ये इसकी क्या है? सबसे छोटी नहर है लिफ्ट नहरों में। सबसे लंबी नहर यह है अकेली, और संयुक्त रूप से सभी जलधाराओं को मिलाकर के सबसे लंबी कुंभाराम आर्य वाली है। 5वें नंबर की जो नहर है, उस नहर का क्या नाम है? करणी सिंह नहर, करणी सिंह नहर। 5वें नंबर की नहर कौन सी है? करणी सिंह नहर। इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था कोलायत नहर, कोलायत लिफ्ट नहर। लिफ्ट नहर लिखिए यहाँ पर, ठीक है, लिफ्ट, कोलायत लिफ्ट नहर, इसका पुराना नाम कोलायत लिफ्ट नहर था। और यह नहर जो है ये 2 जिलों में बहती है, एक में तो बीकानेर है आपका, और एक क्या है? जोधपुर। क्या नाम है? जोधपुर। आपको मालूम होगा जोधपुर यहाँ आ जाता है, फिर इसके बाद ये देखिए करणी सिंह यहाँ है और जोधपुर यहाँ आ जाता है। तो ये नहर इस तरीके से, 1 हो गई लिफ्ट नहर, 2 हो गई, 3 हो गई। आप याद करते हुए देखते हुए चलिए इसको, ये 4 हो गई, 4 नहरें हो गई। चलिए इसके बाद देखते हैं छठी नहर की, 5 हो गई, 5, ठीक है। इसके बाद छठे नंबर की देखते हैं, यहाँ तो 5 हो गई, यहाँ 4 ही हुई है, ऐसा क्यों? ये कुंभाराम आर्य होगी, ये लूणकरणसर वाले होगी, ये पन्नालाल। अच्छा, वीर तेजाजी को हमने नहीं बनाया, वीर तेजाजी यहाँ से लेकर के बीकानेर में, ठीक है, इतनी सी 5 होगी। अब छठी का क्या नाम है? छठी का नाम है गुरु जंबेश्वर नहर। ये नाम इन सभी के कन्वर्ट किए गए हैं, यानी कि अब वर्तमान में इन सभी के नाम जो है बदल दिए गए हैं। प्राचीन काल में जो नाम थे, हमने प्राचीन काल बोले तो पहले इनके जो नाम थे हमने आपको वो नाम भी इनके बतला दिए हैं, ठीक है। तो इसका जो पहले नाम था उस फलोदी नहर के नाम से इसको जाना जाता था।
फलोदी नहर। ये कहाँ कहाँ बहती है गुरुजी? ये है बीकानेर में और आपके जोधपुर में। बीकानेर और जोधपुर में इस नहर का जो है क्या है भाई, बहाव है। फिर इसके बाद देख लेते हैं सातवीं और आखिरी लिफ्ट नहर जो है, सातवीं और आखिरी लिफ्ट नहर का नाम है जय नारायण व्यास नहर, लिफ्ट नहर, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, जिसको पुराने समय में क्या कहते थे? पोकरण। ठीक है, पोकरण लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता था। जो बीकानेर तो नहीं, ये केवल जैसलमेर और जोधपुर, जैसलमेर और जोधपुर को पेयजल और सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता रहा हूँ। 7 लिफ्ट नहरें हैं, सातों लिफ्ट नहरों के नाम आपके सामने। चौधरी कुंभाराम आर्य एक है, नौहर सावा पुराना नाम है इसका। हनुमानगढ़ और चूरू झुंझुनू में ये पेयजल और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। कमरसेन लिफ्ट नहर लोहकरणसर, जिसमें गंगानगर, बीकानेर, नागौर, इसको लूड़करण पहला नाम था इसका। पन्नालाल बारूपाल, इसका पुराना नाम गजनेर था, बीकानेर नागौर में। वीर तेजाजी बागड़सर पुराना नाम था, बीकानेर में। करणी सिंह लिफ्ट नहर कोलायत पुराना नाम था, बीकानेर और जोधपुर में। गुरु जम्बेश्वर फलोदी नहर पुराना नाम था इसका, बीकानेर और जोधपुर में। जय नारायण व्यास पोकरण में, पोकरण इसका पुराना नाम है, जैसलमेर और जोधपुर में। इनमें से देखा जाए तो 5 नहर जो है बीकानेर है, बीकानेर से 5 नहर निकली हुई है इसमें, ये बात है, आप ध्यान रख लेना। इसके बाद इसकी जो 9 शाखाएं हैं, उन 9 शाखाओं को भी देख लेते हैं। 9 शाखाएं कौन कौन सी है? देखिए, ये सभी शाखाएं इधर की तरफ निकली हुई है, बाकी एक शाखा इधर की तरफ निकली हुई है, वो उसका नाम क्या है? रावतसर। जो अब आप पूछोगे भाई इधर की तरफ तो लिफ्ट नहर होनी चाहिए ना, इधर की तरफ क्या है? यहाँ पर इधर की तरफ थोड़ा ढलान है, यानी कि बह सकती है आराम से, इस वजह से इधर की तरफ निकाली गई है हनुमानगढ़ में। चलिए देखते हैं, सूरतगढ़ है, सूरतगढ़ एक। दूसरे नंबर पर है रावतसर, ये गंगानगर में है, श्री गंगानगर में, और ये हनुमानगढ़ में है। ठीक है, फिर इसके बाद तो सारी उधर की तरफ ही जाएगी। तीसरे नंबर पर है आपकी अनूपगढ़, अनूपगढ़। चौथे नंबर पर है पूगल, ये दोनों कहाँ हैं? बीकानेर में। फिर इसके बाद 5वें नंबर पर है दातौर शहीद बीरबल, शहीद बीरबल है, ये जैसलमेर में है, जैसलमेर में है। इसके बाद है दातौर, इनको आप याद कर लीजिएगा। दातौर के बाद 7वें नंबर पर है सागरमल गोपा, 8वें नंबर पर है चारणवाला, और एक आखिरी जो है वीर सावरकर। ये कितनी है? 9 इसकी शाखाएं हैं जो पश्चिम की तरफ अधिकतर है, इनमें से एक केवल रावतसर जो है पूर्व की तरफ निकाली गई। तो ये इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, ये इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर को हमने समझ लिया है अच्छी तरीके से। ये लिफ्ट नहरें हैं, ये शाखा हैं। 2 इसमें जो है जल विद्युत गृह भी बनाए गए हैं, 2 विद्युत गृह, जल विद्युत गृह इसमें बनाए गए हैं, जो दोनों के नाम है अनूपगढ़ और सूरतगढ़। इतना सा और आप याद कर लेना, अनूपगढ़ और सूरतगढ़ 2 जल विद्युत गृह इसमें बनाए गए हैं। विश्व की सबसे लंबी नहर परियोजना है ये, इससे लंबी नहर परियोजना विश्व में कहीं और नहीं है। ये एक जो है उजड़े हुए मरुस्थल को एक बहार के रूप में, यानी कि एक खिले हुए गुलशन की में उसको जो है बदल दिया है इसने। उजड़े हुए कमल को, उजड़े हुए फूल को खिले हुए फूल में बदल दिया है इसने, यानी कि यहाँ की कह सकते हैं कि काया पलट कर दी है। एक और मुख्य बात आप अगर याद रखना चाहो तो रख लीजिए, वो ये है कि इस नहर की जो चौड़ाई है, चौड़ाई 2 है इसकी। देखिए मान लीजिए, एक तो ये नहर होती है तो इस तरीके से बनाई जाती है नहर हमेशा, यानी कि इसका जो तल है नीचे वाला उसकी चौड़ाई कम होती है, ऊपर वाला जो जल तल है उसकी चौड़ाई अधिक होती है। ठीक है, तो इसकी जो नीचे वाली जो है इसकी चौड़ाई जो है 134, यानी कि इसके तल की
नहर का जो तल है उसकी चौड़ाई 134 मीटर है। कितनी है? फिट है। 134 फिट है। और इसकी अगर बात की जाए इसकी ऊपर वाले तल की, ऊपर वाला तल उसकी जो बात की जाए अगर चौड़ाई की तो वो 238 फिट है। और इसकी गहराई की बात की जाए, गहराई तो वो 21 फिट है लगभग। ठीक है, ये बात आप गौर कर लेना इसके ऊपर एक बार, ठीक से। ये हमने आपको इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में बताया है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मिलेंगे अगली क्लास में। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इसके बारे में शंका है तो आप कमेंट कर सकते हो हमारे लिए। आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहिए इसी तरीके की इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए। धन्यवाद।